हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक डायलॉग चल रहा है इंडिया में, उसके हवाले से बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिस तरह सीडीएस जनरल चौहान साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर जी हैं और बहुत सारे लोग। वो मतलब पूरी दुनिया के हवाले से उसमें बात हो रही है, लेकिन स्पेशली इंडिया या फिर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उस हवाले से बात हो रही है। सीडीएस अनिल चौहान साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि आज की जंग यानी 2024 न्यू वॉर, क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या तरीकाकार होता है और आपने अपने डेटरेंट्स को कैसे रखना है, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बात की। और चाइना के हवाले से डॉक्टर जयशंकर साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इन दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, जनरल ए के जवाज साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, सीधा जाएंगे सीडीएस अनिल चौहान साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। इज टॉकिंग अबाउट द डेटरेंट्स की क्या आपने रखनी है, न्यू वॉर स्ट्रेटजीज और ये सारा कुछ क्या है। मैं ये कहूंगा कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप सर्व कर चुके हैं। थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि चाइना के साथ भी हिंदुस्तान की जंगें भी हुई, अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है, पाकिस्तान के साथ भी है। बाकी तो ठीक है, बेहतर है, लेकिन ओवरऑल दुनिया में, क्योंकि जब आप एज ए ग्लोबल पावर बनते हैं या वर्ल्ड पावर बनते हैं तो फिर आपका कोई भी आपका नेबर हो सकता है या कोई भी आपका नेबर होता है। थोड़ा सा चौहान साहब के स्टेटमेंट पे आपका टेक चाहूंगा। हाँ, देखो बिल्कुल फकर, उन्होंने जो जिस चीज की तरफ इशारा किया है, उन्होंने किया है ग्रे जोन वारफेयर। या कि ये है कि आने वाले समय में जो कन्वेंशनल वारफेयर शायद कम होंगे, मगर ग्रे जोन वाले वारफेयर बढ़ेंगे, जो कि बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कन्वेंशनल वारफेयर होंगे। और उन्होंने जब चाइना के साथ भारत के रिलेशनशिप के लिए बताया कि भारत और चीन क्या प्रोटोकॉल साइन है, कुछ ट्रीटी साइन है, 2005, 6, 12, 13 की, जिसके तहत हम अपने जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में एक दूसरे को डील करते हैं। मगर जो चीन ने अप्रैल मई 2020 को किया, वो उसको वायलेट किया उसने। और कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस और जो फेथ था, उसको उसने नकारा किया, जो भारत और चीन के बीच में था। तो ये एक ग्रे जोन टैक्टिस है, ये प्रेशर टैक्टिस है, ये जो चीन ने करने की कोशिश की लद्दाख के अंदर। मगर ये भी सच्चाई है, भारत ने पलटवार किया और विद इन 1 महीने के अंदर भारत ने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। और एक प्रकार से जितनी मैन पावर और डिवीजन चीन लेके आया था, भारत ने चंद एक महीने के अंदर एयर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया लद्दाख में। और एक प्रकार काउंटर प्रेशर डाला चीन पे। और यही नहीं, जो 29-30 की अगस्त को हमने कैलाश रेंज को पकड़ लिया, जो कि चशुल मौर्दो बॉल को डोमिनेट करता है, मगर हिल, गुरंग हिल, रिजांगला, रिचिंगला और स्पांगुर गैप। स्पांगुर गैप वो जगह है जहां पर चीन 1962 में आया था भारत के अंदर, उस स्पांगुर गैप से घुसा था, वो भी हमारे कब्जे में था। और चशुल मौर्दो बॉल को भी हमने पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि जो चीन के ऊपर हम काउंटर प्रेशर डाल सकते हैं, अगर वो ग्रे जोन टैक्टिस का इस्तेमाल करेगा और वारफेयर का करेगा, तो भारत इसके लिए तैयार है। और हमने वो करके दिखाया कि देखो, चीन की कोई वार एक्सपीरियंस नहीं है। 1962 के बाद 1987 में भारत के साथ एक बार दोबारा मुठभेड़ हुई थी नथुला में, तो वहां 400 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतारा था। और अगर आप देखें कि चीन की कोई लड़ाई की, वो लास्ट लड़ाई उन्होंने वियतनाम के साथ 1979 में लड़ी थी, एक छोटे देश के साथ भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रे जोन टैक्टिक्स चीन अप्लाई करने की कोशिश करता है, वो उसको उल्टी पड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से हमने कैलाश रेंज को पकड़ लिया, वो अलग बात है, उसको हमने वापस हम वहां से एक प्रकार समझौता किया, क्योंकि डिसएंगेजमेंट होनी थी, जहां से चीन ने जाना था वो भी पार्शियल डिसएंगेजमेंट हुई है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और आपका नॉर्थ और साउथ पंगेंगसो, देपसांग और डेमचोक अभी भी है। कहने का मतलब यह है कि जो चीन जो आप ग्रे जोन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है अपने जो काउंटर मेजर करने के लिए, दुश्मन हो या दोस्त हो, उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डालता है कि उसको अंडर प्रेशर ले आता है।
मगर भारत इसके लिए तैयार है और भारत ने उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ये सच्चाई है। आज भारत जो है कि जो फौज हैं वो काबिल हैं इन इलाकों में रहने के लिए और रेरेफाइड एनवायरनमेंट के लिए, जबकि चीन की फौज एक कॉन्स्पिरेशन आर्मी है और वो ऐसे इलाकों में रहने के लिए आदी नहीं है। दूसरा, कहीं न कहीं जो सीडीएस चंद्र चौहान ने इशारा किया कि जो साउथ चाइना सी के अंदर भी कर रहा है चीन, वो भी एक ग्रे ज़ोन टैक्टिस है। छोटे-छोटे देशों को वो प्रेशराइज़ कर रहा है और कहीं न कहीं अपने जो 9 डैश लाइन बना के जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए उसके साथ 9 डैश लाइन बनाई और पूरा का पूरा जो साउथ चाइना सी है, उसने अपने नाम कर लिया है कि ये सारा इकोनॉमिकल ज़ोन उसका है। उसकी प्रॉब्लम ब्रुनेई से भी है, वियतनाम से भी है, ताइवान से भी है, फिलीपीन से भी है, इंडोनेशिया से भी है, मलेशिया से, मगर वो सुनता नहीं है किसी की। तो ये सच्चाई है, जो क्वाड बना था वो इसी को काउंटर प्रेशर डालने के लिए था, जो चीन की ग्रे जोन टैक्टिस है, क्योंकि उसका है फ्री, ओपन और इंक्लूसिव एक प्रकार से उसका प्रिंसिपल है जो क्वाड का, जिसके अंदर 3 टेनेंट हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, maintaining territorial integrity and sovereignty of all countries including minor island nation। इसका मतलब ये जो क्वाड बना है ये एक प्रकार से ये दिखाने के लिए कि चीन की दादागिरी साउथ चाइना सी में नहीं चलेगी, उसको इंटरनेशनल लॉज फॉलो करने पड़ेंगे और छोटे देशों पे जो ये प्रेशर टैक्टिस अपना रहा है ये कतई मंजूर नहीं है। और ये जो क्वाड 4 देश मिलके आए हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ये भी एक प्रकार से चाइना की जो ग्रे जोन टैक्टिस है उसको नकारा करने के लिए। तो कहीं न कहीं जो जनरल चौहान है उन्होंने यही बताया कि जो चीन है वो रूल ऑफ द गेम नहीं फॉलो करता, वो बहुत अलग कार्रवाई करता है, वो प्रेशर टैक्टिस में डालता है आपको, वो ग्रे जोन टैक्टिस करता है बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कन्वेंशनल वारफेयर। इसलिए ये जो न्यू टाइप ऑफ वारफेयर है उसके लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज होगा और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। फ़कत। अच्छा, जनरल साहब, कन्वेंशन वॉर की भी बात की, और हम हमेशा सुनते हैं कि इंडिया का फ़ोकस पाकिस्तान के साथ तो उनके चलें, ठीक है, मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोकस पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। क्या ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही है? क्योंकि सीडीएस चौहान जो कह रहे हैं कि भई डिटरेंस आपको मेंटेन रखना है। तो किस लेवल की आपको एज़ ए, क्योंकि आप डिफेंस डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, क्या चीज़ें आपको ऐसी नज़र आ रही है कि वो आप कह सकते हैं कि जो टॉप 3 या टॉप 5 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है, जो 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 मिलिट्री पावर्स के हवाले से, उसमें हिंदुस्तान खड़ा है? देखो, ये सच्चाई फ़कर हो क्या रहा है कि आज की तारीख में जो भारत की पोज़ीशन बहुत अच्छी हुई है वर्ल्ड में। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं और अब आने वाले 3-4 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएँगे। और ये भी सच्चाई है कि भारत के जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म और जो जिस प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है कि जो पाकिस्तान है वो एक प्रकार आतंकवादी भेजता है, लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद। आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा यही है पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना बंद करे तो फिर मुझे लगता है एक बातचीत का माहौल बन सकता है, मगर वो लगता नहीं कि पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार है, चाहे वहाँ पर कौन-सी भी पावर हो। मगर सच्चाई ये भी है कि आज पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है, इकोनॉमी पावर है, वो बहुत कमज़ोर होगी। स्पेशली जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डगमगाई है। आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के उसमें और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप चाहे वो भारत हो, ईरान हो या अफ़गानिस्तान से कोई अच्छे नहीं हैं। और अब जो हंग पार्लियामेंट हुआ है, उसके अंदर कौन गवर्नमेंट बनाएगा, ऐसे तो डिसाइड हो गया पीएमएलएन और पीपीपी और एमक्यूएमपी से, मगर क्या वो गवर्नमेंट कितनी स्टेबल होगी? कहने का मतलब ये है पाकिस्तान भारत के लिए कोई ज़्यादा बड़ी थ्रेट नहीं है और आज की तारीख में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है और पाकिस्तान जो एक डेटरेंस ही हो सकता है पर पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है भारत के लिए। जब आप कंपेयर करते हो दोनों की मिलिट्री पावर और आप इकोनॉमिक पावर, क्योंकि मगर ये सच्चाई है भारत के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चीन है
और इसीलिए भारत का जो अब फोकस है वो वेस्टर्न सेक्टर की बजाय नदर्न सेक्टर में है। और भारत ने 30-40 साल में ज्यादातर रिलेशनशिप चीन से रखे और हमारा ट्रेड भी बढ़ा। मगर जिस प्रकार से चीन ने डोकलाम किया, उसके बाद गलवान किया और उसके बाद वो 3 डिवीजन लेके आया, तो वो विश्वास अभी हट गया है भारत का। और इसलिए भारत जो है पूरी तैयारी कर रहा है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया भारत ने अपनी जो रोड बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए, टनल्स बनाए, लॉजिस्टिक बिल्डअप किया, हमने अपने विलेज डिफेंस बनाए जो कि बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ हैं। तो उससे हमारी काबिलियत और क्षमता बढ़ी है। जो हम देर आए दुरुस्त आए, हमने काफी लेट स्टार्ट किया चीन के मुकाबले, पर आज हमारी काबिलियत और क्षमता बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है अगले 5-7 साल में हम चीन से कैचअप करके चीन से आगे निकल जाएंगे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरी बात आती है क्या हमारी फौज ट्रेंड है और काबिल है। हमारी फौज ज्यादा ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो आर्मी है वो इन इलाकों में रहने के काबिल भी है और लड़ने के काबिल ही है। हमारी एयर पार जो है उसका एज है क्योंकि हमारी जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट्स में है कंपेयर टू चीन, और हम ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं, ज्यादा हथियार और अम्यूनिशन। अब हमारे अंदर जो काबिलियत है, हमारी जो एयर की पावर है जिसके अंदर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जगोर हैं, उसके बाद आपके जो रफेल के 2 स्क्वाड्रन आ गए हैं, अपाचे अटैक हेप्टर, हमारा लॉजिस्टिक C-3130, C-17 ग्लो मास्टर चिनूक। तो कहने का मतलब है हमारे पास एयर पार का पंच है और वो चीन के पास नहीं है। चीन का जो J-17 भी है जिसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं वो टाइम टेस्टेड नहीं है। तो ये भी सच्चाई है कि भारत की जो एयर पावर है उसका काफी एज हो गया चीन के साथ। और तीसरा जो भारत की नेवी है वो या एक प्रकार से कटिंग एज है क्योंकि भारत की नेवी का दबदबा जो बन रहा है अभी इंडियन ओशन और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, वो काबिले तारीफ है। ये पता है चीन को भी कि भारत के अंदर अभी भी क्षमता है कि हम जो मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं जहां से 60 से 70% चीन का ट्रेड जाता है। और चीन के पास 40-50 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। वो कोशिश कर रहा है मगर अभी तक वो इस कॉल्ड्रन से निकल नहीं सकता। अगर भारत चौक कर देता है मलक्का स्टेट तो चीन के पास कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं है। आज की तारीख में हो सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनते हैं वो देखे। तो मुझे लगता है कि चीन भी अंडर प्रेशर है। वो अब समझता है कि भारत वो भारत नहीं रहा 1962 का, ये बदला हुआ भारत है, ये 2024 का भारत है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भारत है। तो मुझे लगता है ये जो चीन की टैक्टिस थी, ग्रे जोन टैक्टिस, अनडायरेक्टली प्रेशर डालना, वो चलेगा नहीं। और अब भारत ने जो फोकस है वो मुझे लगता है ज्यादा चीन की तरफ किया है ना कि पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि काउंटर टेररिज्म, जिसके लिए हमारे जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हैं वो बहुत पुख्ता है और हमने इसकी तरफ भी बहुत कुछ काम किया है। तो मुझे लगता है फकर कि आने वाले समय में भारत हर चुनौती के लिए तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान से हो या चीन से। मगर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो चीन हम लिए भारत के लिए थ्रेट बन सकता है, मगर हमारे पास हर वो काबिलियत और क्षमता है कि हम इसका काउंटर मेजर करेंगे। राइट। अच्छा, जनरल साहब, थोड़ा-सा डॉक्टर जयशंकर जी ने भी बात की है चीन के हवाले से। उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि सीडीएस चौहान ने तो ख़ैर बात की, डिटरेंस की कि हम अपने जो वॉर सिस्टम है या जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो जंग लड़नी होती है, वो डॉक्टर जयशंकर साहब या उनकी टीम ने लड़नी होती है। उन्होंने भी चीन की बात की। क्या वजह है? कोई वो कह रहे हैं कि 4 साल से हमारे मसले वही के वही हैं जो 4 साल पहले थे। क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हालाँकि हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी बहुत बेहतर है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काफ़ी आगे भी हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, अपने मसाइल जो है वो हल करने में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, आपकी जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के लोग हैं या बाकी लोग। देखो फकर, जो डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पॉइंट था उसने यही कहा कि भाई जब चीन जो है 3 डिवीजन लेके लद्दाख में आ गया था अप्रैल मई 2020 में,
तो उसने वायलेट की थी ट्रीटी और उसने एक पीठ पे छुरा घोंपा था, इसमें कोई शक नहीं। जबकि बातचीत हो रखी है, कोई अपनी फौज को एलसी के कंट्रोल नजदीक नहीं लाएगा, मगर इसका मतलब चीन ने इसको वायलेट किया। और उसके बाद अब भारत के रिलेशन जब तक अच्छे नहीं हो सकते चीन के साथ, जब तक स्टेटस को 2020 का नहीं होगा। और उसके लिए अभी पार्शियल डिसएंगेजमेंट हुई है, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ और साउथ ऑफ पंगैंगसो, मगर डेमचौक और देपसांग इलाके अभी तक हैं, जहां पर हमारी आपस के अंदर ऐसा लगता है कि अभी तक मानता नहीं हुई है और चीन पीछे नहीं गया है जहां तक उसको जाना चाहिए। तो इसके लिए बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये बताने की कोशिश करें, डॉक्टर एस जयशंकर, कि भारत को अब कॉन्फिडेंस नहीं है, डिस्ट्रस्ट बहुत है चीन पे। अब चीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। वो तो सच्चाई है, पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में चीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका नहीं कर सकता, वर्ल्ड की और पावर नहीं कर सकती। मगर जो भारत है, अब उसको ये लगने लगा है कि चीन पे बिलीव नहीं है। कहने करने और कहने में बड़ा फर्क है उसका। जो कहता है वो करता और है। और जिस प्रकार से उसने धोखा दिया हमें डोकलाम में भी और अप्रैल मई 2020 में, तो आप उसका कोई बिलीव नहीं कर सकते। और इसीलिए हमारे जो रिलेशनशिप हैं, वो अभी वो कहते हैं ना कि स्टेबल तो हैं, मगर दे आर नॉट नॉर्मल। और भारत ने ये बड़ा साफ सुथरे शब्दों में चीन को बोला है कि जब तक रिलेशनशिप हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर एरिया पे नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे दूसरे रिलेशन भी इंप्रूव नहीं होंगे, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे आपका दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशन हो। जबकि चीन बार बार ये कह रहा है कि आप बॉर्डर इशू को अलग रखें, ट्रेड को अलग रखें। अब कुछ एक एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जो चीन के साथ तो आपका ट्रेड बढ़ा है, ना कि कम होने पे। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम दोनों डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, और कुछ एक जो पुराने हमने पैक्ट साइन किए हैं उनको अभी ऑनर करना है। मगर आने वाले समय में भारत और चीन के जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। तो ये भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया है। और इससे चीन को बहुत नुकसान होने वाला है। उसकी वजह यह है कि चीन से सप्लाई चेन अब शिफ्ट हो रही है, वहां से इंडस्ट्री जा रही है, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत भी आई हैं, डीकपलिंग हो रहा है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो चीन के अंदर हो रही है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत है, वहां पर जो इंटरनल कंजम्पशन उसमें बड़ी कमी आई है। तो उसको भी चाहिए ट्रेड पार्टनर। मगर अगर वो प्रेशर ऐसे डालेगा जिस प्रकार से उसने भारत पे डाला, या साउथ चाइना सी में डाला, या वो ताइवान पे डाल रहा है, तो फिर उसके रिलेशनशिप जो हैं वर्ल्ड के अंदर कमजोर पड़ेंगे। वो भारत के साथ ही नहीं, उसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी कोई अच्छे नहीं है, यूरोप के साथ भी जो देश है उनके साथ इतने अच्छे नहीं। और उसकी वजह यही है क्योंकि चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। चीन के कहने और करने में फर्क है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर एस जयशंकर यही, क्योंकि वो तो बहुत ही एक प्रकार से स्टेट्समैन है, बहुत ही ज्यादा निखरे हुए डिप्लोमेट हैं। उन्होंने वांग यी से भी काफी बार बातचीत हुई है, जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। मगर अब ये सच्चाई है कि हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। हम चीन पे ये नहीं कह सकते कि जो चीन कह रहा है वो करेगा, क्योंकि 2-3 बार हम धोखा खा चुके हैं और वो देता है। इसलिए अब हम बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने पूरे इलाके को डेवलप कर रहे हैं, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिकली हम हर चैलेंज को अब फेस कर सकते हैं। और ये भी है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चीन को भी महसूस होगा कि चीन जो को लगने लगा है कि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग कंट्री नाउ। वो ये बात तो बार बार कहता है, मगर फिर भी वो समझौते जो हुए थे भारत के साथ बायलैटरल इशू में, इसके स्पेशली आपके बॉर्डर एरिया में, वो अभी तक उसने इम्प्लीमेंट नहीं किए जो करने चाहिए थे। फकर। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो चीज़ें हुई 4 साल से, डॉक्टर जयशंकर जी ने भी ये बात बोली है कि अभी तक हम उस जगह से नहीं आगे बढ़े, यानी मतलब वो डायलॉग्स की बात कर रहे हैं। इसकी वजह भी जनरल साहब ने बताई कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है।
और सेम लाइक दैट सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हालांकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर्स शेयर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो उनके भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके आपस में नहीं है मसाइल, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं हम लोगों के मुकाबले में। खैर एनीवे देखना ये है कि आगे क्या होता है। जनरल साहब ने जैसे कहा कि चाइना इज अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, और पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ये कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, और कोई ऐसी सिचुएशन भी अभी तक नहीं आई जिसके ऊपर ट्रस्ट का जो गैप है वो फिलअप हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे से ये होता है कि बात करने की बजाय ज्यादा ये चीजें होती हैं कि कंसर्न्स हैं एक दूसरे से, चीन के इंडिया से है, इंडिया के चीन से है, पाकिस्तान के इंडिया और इंडिया के पाकिस्तान से है। खैर एनीवे देखते हैं कि ये कब ये चीजें खत्म तो खैर नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन कम जरूर हो सकती है। जनरल साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप कहीं जा रहे थे और गाड़ी से हमें ज्वाइन किया था। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।